ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का लेक्चर 4। लास्ट टाइम हमने किया था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये किया था। और इसमें एक कहा था कि जब ये जब ये दोनों जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे, हमारा हाफ ए और यू ये दोनों पॉजिटिव होंगे, तो हमारा ग्राफ किस तरह का बनेगा, ये देखा था हमने। तो अब जब ये नेगेटिव हो जाएंगे तो उसका देखना है, जो हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं। ये इक्वेशन यही है, u हमारा है पॉजिटिव और अब एक्सेलरेशन कितनी है, नेगेटिव। इसमें ये एक स्टेटमेंट लिखो, फॉर एग्जांपल लिखो ये स्टेटमेंट। कंसीडर ए फुट कंसीडर ए फुटबॉल किक कंसीडर ए फुटबॉल kicked with some initial velocity consider a football kicked with some initial velocity, and because of friction its speed is reducing. मतलब हमारी एक फुटबॉल है, ये इसे किसने अपने पैर से किक मारी और ये आगे मूव करेगी, लेकिन नीचे फ्रिक्शन है, वो इसकी स्पीड को कम करेगा। तो एक नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि डेसेलरेशन बन जाएगी, तो हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, एस इक्वल टू नेगेटिव का टी स्क्वेयर है, ये नेगेटिव होगी, और ये प्लस पॉजिटिव का टाइम्स टी है। तो इस केस में हमारा ए लेस देन जीरो हो गया और ये बी ग्रेटर देन जीरो और सी जीरो है ही। इससे कंपैरिजन करें अगर एस इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए नेगेटिव है ये रहा, बी पॉजिटिव और सी जीरो है। सी जीरो है मतलब टी इक्वल टू जीरो पुट करो, टी इक्वल टू जीरो तो एस इक्वल टू जीरो, यानी कि एक रूट तो हो गया टाइम इक्वल टू जीरो। तो कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल होंगे, ये पॉसिबल ग्राफ हो सकते हैं इसके, टी इक्वल टू जीरो पे एस इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि और ए नेगेटिव है, यानी कि डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, तो एक रूट जीरो करना है और डाउनवर्ड पैराबोला, तो ये पॉसिबिलिटी है, और एक ये पॉसिबिलिटी है, ओरिजिन से पास करते हुए दोनों। लेकिन अब सम ऑफ रूट देखें, x1 प्लस x2, ये कितना है, माइनस बी बाय ए। बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, और ये माइनस बी बाय, तो पूरा क्या बन गया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर एक रूट जीरो है दूसरा x2 है, ये पूरा कितना है, पॉजिटिव है, यानी कि दूसरा रूट पॉजिटिव आएगा। तो हमारा एक्चुअल ग्राफ कौन सा होगा, हमारा ये नहीं होगा, हमारा एक्चुअल ग्राफ ये होगा। तो ये ग्राफ होगा, यानी कि किस तरह का आएगा ये, और डिस्टेंस हमारा ये है, जब फाइनली जाके रुकी जाएगी, डिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये ऐसा होगा, ये एस है, ये टाइम है, ये ऐसे, इसकी डिस्टेंस पहले तो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, उसके बाद कम होता जाएगा कम होता जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा हमारा डाउनवर्ड पैराबोला। नेगेटिव होएगा नहीं क्योंकि डिस्टेंस तो ये जो हमारा ये है ऐसे ही फाइनली जाके रुक ही जाएगा, और फिर रुकने के बाद तो कोई ऐसा नहीं है, इस पे एक्सेलरेशन फिर भी लगती रहेगी, क्योंकि रुक गया तो कोई फ्रिक्शन थोड़ी लगेगी, फ्रिक्शन ही तो नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रही थी, तो फाइनली जाके यहाँ पर रुक गया और ये जीरो हो गया। मुझे गेट मार्क, ठीक है, तो हमारा ये वाला ग्राफ होएगा, डिस्प्लेसमेंट एक एसओपी का।
नेक्स्ट है नेक्स्ट लिखो, इफ ए बॉडी मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। लिखो, इफ ए बॉडी moves with constant velocity then acceleration equal to 0, that is s equal to ut। एक्सेलरेशन 0 हो गया तो ऐसे हाफ ए टी स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो s इक्वल टू यूट रह जाएगा। तो ये हो गया y, ये हो गई इसकी स्लोप, ये हो गया x, इससे कंपैरिजन करके। तो इसमें लिखो देयरफॉर द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम विल बी अ स्ट्रेट लाइन। द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन। तो कैसी होगी स्ट्रेट लाइन? ऐसे। tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, a body starts moving with 0 q, 0 initial velocity। a body starts moving with 0 initial velocity and having an acceleration 5 meter per second square, and having an acceleration 5 meter per second square. After moving for 10 seconds, body continues to move with the acquired velocity. After moving for 10 seconds, body continue to move with acquired velocity constantly for 10 more seconds. Constantly for 10 more seconds. After this, the driver put on brakes. After this, the driver put on brakes such that speed reduces at the rate of 2 meter per second square until the car stops. Plot the displacement time curve, velocity time curve। प्लॉट दी ए पार्ट है इस क्वेश्चन का, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व, ये तीनों प्लॉट करनी है। देखो इसे अप्रोच करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को पढ़ो क्या कह रहे हैं।
0 से 10 सेकंड में एक्सेलरेशन 5 है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। पहला करते हैं। टाइम क्या है? लेस देन 10, 0 से एक्सेलरेशन +5, यू इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हमारा ये कितना होगा? v इक्वल टू यू प्लस 80 इज इक्वल टू 0 + 5 इंटू 10 सेकंड के लिए चला है तो 10 सेकंड्स के एंड तक कितनी वेलोसिटी हो चुकी होगी? 50 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड के एंड में 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अचीव कर ली होगी। और एस कितना होगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये कितना होगा? यू तो 0 है, 0 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 250 मीटर्स। ठीक है, तो अब देखो t लेस देन 20 और ये ग्रेटर देन 10, इसके लिए u क्या हो जाएगा? जो फाइनली इसने वेलोसिटी अचीव करी है 10 सेकंड के एंड में, 10 सेकंड के एंड में जो वेलोसिटी फाइनली अचीव करी है वो 10 सेकंड की शुरुआत में वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, ये v जो ये फाइनली हो चुकी है 50। तो ये कितनी हुई? इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड इस केस के लिए, और एक्सेलरेशन 0 है 10 से 20 नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए कहा है हमें। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये 0 है गया, तो ये कितना हो गया? 50 इंटू टाइम 10 सेकंड्स यानी कि 500 मीटर। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए। और जब ये किया हमने नेक्स्ट t इक्वल टू 20 से t इक्वल टू कितना है ये? अनटिल द कार स्टॉप्स, तो ये निकालना है हमें फाइनली कब तक स्टॉप हो रही है। ठीक है, तो अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी बनी हुई थी तो 20 के टाइम पे यही बनी रहेगी 50 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितनी है? नेगेटिव -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो v कितना हो गया? v फाइनली रुकेगी मतलब v इक्वल टू यू प्लस 80, और फाइनली रुकेगी मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल कितनी है? 50, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है -2t। तो यहाँ से t कितना आया? 25 सेकेंड्स, यानी कि 20 से मैं 25 और जोड़ दो तब तक 20 मतलब 20 + 25 कितना? 45 सेकंड आ गया ये हमारा 45। तो ये 45 सेकंड पे जाके रुक जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो एस एस की कैलकुलेशन करो। एस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू क्या है? पॉजिटिव है, यू पॉजिटिव है, और ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है इस केस में। एस इक्वल टू, तो यू को पुट करो 50 इंटू टाइम कितना आया? जितने टाइम के लिए मूव करेगी 25, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, और प्लस हाफ एक्सेलरेशन -2 इंटू 25 का स्क्वायर, तो कितना होगा? 50, ये 25 कॉमन लिया, यहाँ से 50 आया और यहाँ से ये 2 कट गया, तो ये -25 कॉमन आएगा यहाँ से, यानी कि 25 इंटू 25 625 मीटर। इतना डिस्टेंस मूव किया इसने जब टाइम 20 से 45, जब तक ये रुक गया हमारी पुट। तो ये नेगेटिव है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट इस केस में, यानी कि ये एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और ये इस केस में टी टी इक्वल टू 0 से 10 में ये हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, यानी कि ये अपवर्ड पैराबोला आएगा। और ये इसमें एक्सेलरेशन 0 है, बस एस इक्वल टू यू टी सिंपल आ रहा है, कोई स्क्वायर का टर्म नहीं है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन आएगी। ये तीनों चीज हमें क्लियर है कि ये पूरा टी स्क्वायर का टर्म बन रहा है, ये भी टी स्क्वायर तक का टर्म बन रहा है, तो ये दोनों पैराबोला होंगे और ये एक स्ट्रेट लाइन होगा टी इक्वल टू 10 से 20। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा?
ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा इसका। पहले 0 से 10, तो उसमें अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड 250 मीटर मूव किया इसने, यानी कि 8 कितना 250, और ये 10 सेकंड्स ये टाइम है, और ये कितना डिस्टेंस है हमारा। उसके बाद अपवर्ड पैराबोला था, नेक्स्ट 10 से 20 सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एस इक्वल टू यू टी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और फाइनली कहाँ तक ट्रेवल किया था इसने, उसी वेलोसिटी चलते हुए, 50 की स्पीड थी, 50 इंटू 10 सेकंड थे ये, 10 to 20, 500 मीटर, तो 250 में 500 मीटर और ऐड किया, 250 में 500 और ऐड किया, तो कितना हुआ, 250 प्लस 500, 750 मीटर, 750 मीटर। और उसके बाद डेसलरेशन है, और डाउनवर्ड पैराबोला आ रहा था, तो ये ऐसे ऐसे, और ये कितना है, ये यहाँ ड्रॉ होगा, यहाँ ड्रॉ होगा, और ये कितना आ रहा होगा, ये कितना आया था हमारा, 625 ऐड कर दो, 750 में 625 और ऐड करो, कितना हुआ, 1375 मीटर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, ये इस तरह का, ये पैराबोला है, ऐसे पैराबोला, कर्व्ड है, कर्व, ऐसा। और यहाँ पर ये एज नहीं है, ये स्मूथ है, यहाँ पर मैंने थोड़े एजेस दिखा दिए गलती से, ये स्मूथ है, स्मूथ, बिल्कुल स्मूथली होएगा ये, जैसे ये ऐसे गया, ये ऐसे गया पैराबोला, और ये ऐसे ही स्मूथली स्ट्रेट लाइन एक, और उसके बाद ऐसे ही यहाँ से स्मूथली पैराबोला एक डाउनवर्ड, ये स्ट्रेट लाइन है, ये अप पैराबोला, अप पैराबोला, ये है डाउन, और यहाँ पर स्मूथ है, ये एजेस नहीं बनेंगे, ऐसे तिक्खापन नहीं आएगा ऐसे, ये आगे तुम मैथ में जाके पढ़ोगे, जहां पर ऐसे कर्व्स के बीच ना, जब ऐसे एक कर्व ऐसे आ रही है, और एक कर्व ना ऐसे, एक तो स्मूथली ऐसे ही ट्रांजिशन होगी, बिल्कुल यहाँ प्लेन ही रहा, और एक कर्व ऐसे होगी, एक ऐसे गई, उसके बाद स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हुआ, एकदम से ऐसा हुआ ट्रांजिशन, कुछ ये एज बन गया, तो इसका मतलब यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाती है ये, नॉन डिफरेंशिएबल हमारा ये इस केस में होगा नहीं, मैथ्स का कंसेप्ट है ये, लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी का, ठीक है। तो ये 10 से 20, ये 20 है, और ये फाइनली रुकी कहाँ पर जाके, 20 प्लस 25 पे, यानी कि 45 पे, 45 सेकंड पे रुकी आ जाए। वेलोसिटी टाइम कर्व कैसा होगा, वेलोसिटी टाइम कर्व इसके नीचे ड्रॉ कर देते हैं, ये यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, वेलोसिटी टाइम, शुरू में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी टाइम के साथ एक एक्सेलरेशन है, यानी कि एक स्लोप आएगी उसकी, ये 10 सेकंड तक, 10 सेकंड, और ये कितनी फाइनल वेलोसिटी अचीव कर रही है, 50, 10 से 20, 10 से 20 कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, यानी 50 रहेगी। उसके बाद 50 से डेसलरेशन है, तो 50 से रिड्यूस होती है वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कितने सेकंड में जाएगी, 45, 45, ये ऐसे मोशन है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और ये भी ऐसे, ये पैराबोला कर्व्ड है, और ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और ये फिर कर्व्ड है। लिखो इसमें, वेलोसिटी टाइम कर्व के नीचे लिखो, लिखो इफ जनरल एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम, इन जनरल, इन लिखो, इन जनरल
in general area under the velocity time curve, in general area under the velocity time curve gives us the displacement of the body, gives us the displacement of the body। यानी कि जो एरिया अंडर द कर्व होता है ना, ये एरिया निकालो अगर, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी देता है। तो नेक्स्ट हमारा एक्सेलरेशन टाइम कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व। तो अगर ये निकाल लोगे तुम, मैंने अभी कहा एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट देता है, तो ये निकाल लो, इसका एरिया क्या होगा, ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना आया 250। तो इस 10 सेकंड के अंदर तक 250 डिस्प्लेसमेंट हो रही है हमारी, तो एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। और ये भी निकाल लोगे अगर 10, इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 10 सेकंड इंटू हाइट 50, कितना होगा 500। और ये 10 से 20 में तुम देख भी रहे हो, 250 में 500 ऐड हो रहा है, तो ये 750 मीटर बन रहा है। तो एरिया अंडर द कर्व वैसे वेलोसिटी टाइम कर्व का ये भी उसका ही कंसेप्ट है, इन इसका कैलकुलस का, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, आगे आगे आएगा ये। एक्सेलरेशन टाइम कर्व इसके नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सेलरेशन टाइम कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व, शुरू में 10 सेकंड के लिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट, उसके बाद 0, यहाँ 0, उसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये वैल्यू है -2, और ये कितनी थी 5, पहली 5 थी, हाँ ठीक है, और दूसरी हमारी 2 थी। तो ये थोड़ा छोटा ड्रॉ कर देते हैं इसे, थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं। ये -2 है, -2 है, ये नहीं, ये 10 सेकंड, ये 20 सेकंड, ये 45 सेकंड। लिखो अब छोटे से वो लिखो सेंटेंस, इसी इसी ग्राफ के लिए नोट्स लिखो। फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व is an upward parabola, is an upward parabola, velocity time curve will be a straight line, velocity time curve will be a straight line, and a and with a positive slope, and with a positive slope, and acceleration time curve is a straight line parallel to the time axis, straight line parallel to the time axis above the axis, parallel to the time axis above the axis। सेकंड पॉइंट लिखो, for motion with uniform velocity, that is acceleration equal to 0, for motion with uniform velocity, that is acceleration equal to 0। ए पार्ट लिखो, एस टी कर्व, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, एस टी लिख दो उसे, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व को ऐसे, ए पार्ट ऐसे, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, कर्व
विल बी अ स्ट्रेट लाइन, लिखो विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद फाइनाइट स्लोप, with with a finite slope, finite with a finite slope. Velocity time curve, velocity time curve, straight line parallel to the time axis, straight line parallel to the time axis. Straight line parallel to the time axis. C part, AT curve coincide with time axis. C part, acceleration time curve coincide with the time axis, coincide with the time axis. Third point लिखो, फॉर एक्सेलरेशन लेस देन 0, जो हमारा थर्ड केस है, यानी कि रिटार्डेशन, फर्स्ट ए पार्ट, ST curve will be a downward parabola, ST curve will be a downward parabola, ST curve will be a downward parabola. VT curve, straight line with negative slope. B part VT curve will be a straight line with negative slope. C part, acceleration time curve, AT curve, straight line parallel to time axis, straight line parallel to time axis. Straight line parallel to time axis below the axis, below the axis. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट हेडिंग है इक्वेशंस इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखो, इसमें लिखो, अ सर्कल having center at the point h comma k and has a radius r, and radius r, has the equation x minus h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. ये सर्कल की इक्वेशन होती है, जिसका h k तो सेंटर होता है, h और k, और r होता है रेडियस. x y वेरिएबल है, वो तो हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए चाहिए, एक x की वैल्यू डाल के एक y आएगा, उन सब पॉइंट्स को प्लॉट करके हमारी कर्व बनती है. तो ये h और ये सेंटर है, कांस्टेंट है h और k, और ये r भी, रेडियस भी कुछ कांस्टेंट होगा. जैसे ये कैसा होगा, ऐसा होगा, ये पॉइंट लिया, कोई h कोमा के पॉइंट है, ये h कोमा के, और इससे r डिस्टेंस पे एक सर्कल ड्रॉ कर दो.
ये सर्कल, और इस पे, इस सर्कल के ऊपर है ये पॉइंट एक्स कोमा वाई, जो इससे आर आर डिस्टेंस पे है। एच कोमा के सेंटर। तो अगर एच कोमा के को 0 0 पुट कर दूं, ये हमारा एक्स है, ये वाई है। एच कोमा के को 0 और 0 पुट कर देते हैं, तो ये कैसा ग्राफ बन जाएगा, ये ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि एच कोमा के सेंटर है, उन्हें 0 0 कर दिया, तो हमारा ग्राफ ये बन जाएगा। हमारा एच कोमा के 0 0 और रेडियस आर ही रहेगा। सर्कल है ये प्रॉपर। इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एच कोमा के इस केस में है 0 0। लिखो आगे। लिखो आगे, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एलिप्स। लिखो इसमें, एलिप्स, ई डबल एल आई पी एस ई, एलिप्स is a path traced by a point। लिखो, is a path traced by a point which moves in such a way, which moves in such a way that the sum of its distance, that in such a way that the sum of its distance from two fixed points, the sum of its distance from two fixed points is a constant, is a constant. These 2 points are called focus of the ellipse. These 2 points are called focus of the ellipse. तो क्या कहा हमने कि 2 पॉइंट लिए, यहाँ ले लेता हूँ, 2 पॉइंट लिए, और उससे फिक्स डिस्टेंस है, उसके उससे जो एक पॉइंट है, उसका एक पॉइंट है यहाँ पर कहीं, उसका इससे डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इनका सम है, वो फिक्स है, कांस्टेंट है। उस तरह के पॉइंट्स एलिप्स बनेंगे। यानी कि एक तरह से तुम ऐसा सोचो, ये 2 पॉइंट है और इनके बीच एक ऐसे रस्सी, एक थ्रेड है, थ्रेड ऐसे, ये रस्सी है, इसे हमने अपने हाथ से पकड़ के खींच दिया इस साइड, तो खींच के ये टाइट हो जाएगी, ऐसे ऐसे टाइट हो जाएगी। ये रस्सी हमारी ढीली ढाली है अभी, इसे खींच के करोगे ये टाइट हो जाएगी। और इसे कहीं भी ले जाओ, चाहे यहाँ खींच के यहाँ कर दिया मान लो, चाहे इस साइड हाथ से पकड़ के ऐसे खींच दिया, तो ये डिस्टेंस है इन दोनों का, ये डिस्टेंस कहीं भी होगा तो ये फिक्स रहेगा। ये टोटल सम, ये इसका सम और इसका सम, इसका सम और इसका सम, क्योंकि रस्सी की लेंथ तो फिक्स है। तो ये जो पॉइंट्स आएंगे ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये एक ट्रेजेक्ट्री बनाएंगे, यहाँ यहाँ जहाँ भी खींच के ले जा सकते हैं, जैसे यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, तो वो ट्रेजेक्ट्री जो बनेगी उसे एलिप्स बोलते हैं। जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी इसे एलिप्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनेगी, ये बनेगी ऐसे।
ऐसा बनेगा, एक सर्कल है उसे ऊपर से ऐसे करके दबा दिया, मतलब ऐसे सर्कल को दबा दिया तो एलिप्स बन जाएगा वो। और ये पॉइंट इसे कहते हैं a,0, और जो तो दो पॉइंट थे जिनसे हम धागा बांध के उसे इधर उधर लेके जा रहे थे, उन्हें फोकस कहते हैं उन दोनों पॉइंट को। जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, फोकस, फोकस कहते हैं, फोकस ऑफ द एलिप्स। इस ये पॉइंट है -a,0, -a,0, ये +a,0, और ये पॉइंट है 0,b, और ये पॉइंट है 0,-b। 0,-b, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जो ये वाली एक्सिस है एलिप्स की, ये वाली, ये जो एक्सिस है, ये इसके अलोंग जो ये जहाँ पर ये फैला हुआ है, इस एक्सिस को मेजर एक्सिस बोलते हैं, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। और जहाँ ये कम है, जहाँ पर ये डिस्टेंस कम है, जैसे ये, इसे कहते हैं माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन है x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। इक्वेशन y इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है? x² / a² इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू +-a। वही आ रहे हैं हमारे, y इक्वल टू 0, एक प्लस से आ रहा है, एक माइनस से पॉइंट आ रहा है, ये वो यहाँ पर है, y इक्वल टू 0 इन दोनों पे। और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे y² / b² इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू +-b। ये पॉइंट आ गया, ये वाला एक आ गया, ये +-b। लिखो, when b equal to a, when b equal to a, the ellipse reduced to a circle, the ellipse reduced to a circle, ellipse reduced to a circle। और इसका एरिया होता है, ये एरिया जो इसके अंदर होएगा, ये पूरा पाई इंटू a इंटू बी। जब a और b इक्वल हो गए, मतलब ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो गए, तो मतलब ये सर्कल का रूप ले लेगा इसकी फिगर। और यहाँ पर अगर a इक्वल टू बी पुट कर दूं तो ये एरिया भी सर्कल वाला आ जाता है, पाई a इंटू बी, पाई²। ए रेडियस है सर्कल, सर्कल, ये एरिया ऑफ एलिप्स है, ये पाई a। ठीक है, आगे लिखो, हेडिंग डालो, कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स, कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स। फर्स्ट है y इक्वल टू साइन एक्स। इससे पहले एक बार ये देख लो, ये जो हमने ये क्वेश्चन किया था, कहाँ गया? हाँ, ये जो स्टार्टिंग की थी जो क्वेश्चन, इसमें मैंने कहा था कि बॉल को किक मारी है, बॉल को किक मारी है, और ये फ्रिक्शन इसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन करेगी और ये कहीं जाके रुक जाएगा। तो जहां पर रुक जाएगा वहां वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी इसकी, वहां वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी, और वो कुछ डिस्टेंस एस ट्रेवल कर गया होगा, एस ट्रेवल कर गया होगा। तो उस केस में ये जो ग्राफ है, ये हमारा यहीं तक आएगा, बस यहीं तक, जहां पर इसकी डिस्प्लेसमेंट एक मैक्सिमम पीक ले चुकी है, उसके बाद बस इससे आगे मूव नहीं करेगा। और तो यहीं यहीं तक का पैराबोला आएगा इस केस में। ये केस कब बनेगा? जब पूरा ऐसे डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होके, 0 से स्टार्ट होके
जीरो से स्टार्ट हो गए, एक मैक्सिमम ले रही है और उसके बाद वापस जीरो पे आ रही है। ये केस तब होगा, तुम ऐसा समझो, एक एक बॉल है, एक ऐसे मान लो एक बॉल है, उसे ऊपर कुछ इनिशियल यू वेलोसिटी से फेंकते हैं और ये ग्रेविटी इस पे एक्ट करेगी, ग्रेविटी इस पे एक्ट करेगी ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू यू टी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर वाले को मान लूं मैं, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8, 9.8 टी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, एक जब v इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन ऊपर पॉजिटिव है तो जी नेगेटिव होगा क्योंकि जी डाउनवर्ड्स है, माइनस जी टी। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो कब होगी इसकी, टाइम इक्वल टू यू बाई जी पे। तो टी इक्वल टू कुछ यू बाई जी पे ये यहाँ पहुंच गया होगा, और उसके बाद जी तो डाउनवर्ड लगती रहेगी, वो तो हमेशा मौजूद है। उसके बाद एक डिस्प्लेसमेंट ऐसे ले चुका है ये, उसके बाद यहाँ पर एक टेम्परेरी इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो चुकी होगी, उसके बाद ये वापस आएगा जी की वजह से टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद। तो यहाँ पर अगर इसे एस इक्वल टू धरती है, ये धरती को एस इक्वल टू जीरो माने, तो ये ऊपर मैक्सिमम ले चुका हुआ एस, उसके बाद वापस आएगा, और ये वापस जब आएगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट दोबारा से जीरो हो चुकी होगी, क्योंकि रेफरेंस लाइन ये है हमारे एस इक्वल टू जीरो की। यहाँ से एक मैक्सिमम एस डिस्टेंस पे गया, उसके बाद वापस आ गया यहाँ एस इक्वल टू जीरो। तो ये कर्व इसके लिए है, ऐसे केसेस के लिए, कि जब हमारी मैक्सिमम ली, लेकिन अभी इस केस में तो जब ये रुक गया तो फ्रिक्शन फोर्स कब तक एक्ट करती है, आगे तुम उसमें न्यूटन लॉज में पढ़ोगे, फ्रिक्शन फोर्स तभी लगती है जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, मतलब एक काइनेटिक फ्रिक्शन तब तक लगती है जब तक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। एक बार रुक ही गया तो इसके बाद कोई इसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन तो कोई होगी नहीं, रिटार्डेशन तो कोई होगी नहीं। तो जब ये मैक्सिमम एक ले चुका है तब ये यहाँ पर आके रुक चुका है, कोई नेगेटिव एक्सेलरेशन अब एक्ट नहीं कर रही है इसके ऊपर। लेकिन इस केस में जब हमारे ये कॉन्स्टेंटली एक्ट कर रही है तो इसे नीचे भी लेके आएगी, वापस भी लेके आएगी, इसे कोई वापस ले जाने वाला नहीं है बॉल को, बॉल यहाँ पर आएगी रुक गई बस, इसे कोई वापस ले जाने वाला नहीं, लेकिन इसे वापस भी आएगी ये ऑब्जेक्ट। तो इस करके ये आगे भी डिस्प्लेसमेंट वापस जीरो हो जाएगी इसकी। तो इस केस के लिए है पूरा कर, ठीक है। ये बताना था इसमें, ये जब बॉल का केस लेंगे तो ये ऐसा ही जाएगा बस, यहाँ ऐसा कर देगा डिस्प्लेसमेंट टाइम, जीरो से एक मैक्सिमम कुछ एक्स डिस्टेंस मान लिया तो एक्स तक पहुंच जाएगा, एक्स तक। और यहाँ पर अगर ये यहाँ इसे एक्स माने, इसे एक्स, तो ये एक्स तक जाएगा और वापस जीरो भी होएगा, क्योंकि एक्स ग्रेविटी इस पे अब भी एक्ट कर रही है और वो इसे वापस धकेल के वापस एक्स इक्वल टू जीरो कर देगी, अर्थ पे वापस ले आएगी इसे। ठीक है। कहाँ पर थे हम, कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स। तो लिखो इसमें y इक्वल टू साइन एक्स बनाते हैं पहले, कैसा होगा ये, ऐसा, और ये ऐसे चलता रहता है, t इक्वल टू इन्फिनिटी तक, ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ऐसे। इसलिए इसे इसका पीरियड बोलते हैं 2 पाई का। ये पॉइंट कौन सा है, ये पाई/6 है, पाई/6 पे कितनी वैल्यू होती है, 30 डिग्री पे, पाई/6 30 डिग्री, 1/2, पाई/2 पे, पाई/2 90 डिग्री, 1। ये पाई है, ये तो तुम्हें पता होगा, 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री होता है, तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो पाई/2 90 होता है। तो ऐसे करके सारी डिग्रीज में, डिग्रीज को रेडियन में, एंगल है जो है रेडियन का, इसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये पाई/2 90 डिग्री है, ये 1 होगी, यहाँ जीरो, ये वापस यहाँ पर 2 पाई। तो 2 पाई पीरियड होता है जो, इसे टाइम पीरियड ही बोलते हैं इसका, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई। इस टाइम पीरियड के बाद ये कर्व दोबारा से रिपीट होने लगी। टाइम पीरियड किसे कहते हैं, कि एक टाइम के बाद वही चीज दोबारा से होने लगे, उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इस टी इक्वल टू 2 के बाद दोबारा से होने लगी, तो ये इसका पीरियड हो गया 2 पाई। तो लिखो इसमें
द ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी 2 पाई। देखो इसमें द ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी 2 पाई, such a function is called a periodic function. Such a function is called a periodic function. In this case, period of sin x is 2 pi. In this case, period of sin x is 2 pi. Period of sin x is 2 pi. Next curve है y equal to cos x. इसका पीरियड 2 पाई होता है। पाई बाय 2 पे वैल्यू 0 हो जाती है कोस की 90 डिग्री पे, और ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। तो 2 पाई पीरियड है इसका भी, ये 2 पाई। उसके बाद 2 पाई के बाद दोबारा से जो यहाँ था वही रिपीट होने लगेगा। ऐसे जो यहाँ था वही रिपीट होने लगेगा और ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। ये टाइम नहीं है, यहाँ मैंने टाइम कर दिया ऐसे, एक्स है, ये एक्स है ना कर्व हमारा, y इक्वल टू साइन एक्स है, तो ये एक्स है। ठीक है, इसमें लिखो द ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी 2 पाई। द ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी 2 पाई, therefore y equal to cos x is also periodic with period 2 pi, is also periodic with period 2 pi. तो तुम्हें ये भी समझ आ गया होगा जो मैं लास्ट क्लास में लिखवा रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से पाई बाय 2 होता है, उसमें साइन एक्स पॉजिटिव है, ये देखो पॉजिटिव है यहाँ, और पाई बाय 2 से पाई में भी पॉजिटिव बताया था मैंने, तो यहाँ पर पॉजिटिव है। ये पाई पाई से 3 पाई बाय 2 में थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये इसमें नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है सर। उस 2 पाई के बाद दोबारा से रिपीट होने लगा। ऐसे ही हमारा कोस में देखो, ये पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कोस टेन सब, उस इनके इनवर्स भी, तो ये पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोस हमारा नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस हमारा पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। लिख लिया इसका टाइम पीरियड इक्वल टू, इसका भी 2 पाई है कोस एक्स का। थर्ड लिखो y इक्वल टू 10x। लिखो इसमें एज x अप्रोचेस पाई बाय 2, as x approaches pi by 2, approaches लिखो, x approaches pi by 2, the value of y approaches infinity, the value of y approaches infinity। ये अप्रोच का मतलब इस ये मैथमेटिक्स में जब ऐसा सिंबल यूज करो कैलकुलस में या कहीं, ये इसका मतलब होता है टेंडिंग टू या अप्रोचिंग टू, इस सिंबल का मतलब, तो मैंने ये लिखा y approaches infinity, and as soon as the angle lies in the second quadrant, लिखो, and as soon as the angle lies in the second quadrant, the value of 10x becomes negative. As soon as the angle lies in second quadrant, the value of 10x becomes negative. That is, the curve repeats itself after every pi. That is, the curve repeats itself after every pi. Hence,
y equal to 10x is periodic having period pi. Hence y equal to 10x is periodic having period pi. तो इसका ग्राफ देखते हैं आप कैसा होगा. पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ये माइनस पाई बाय 2. तो 0 से 0, 10 0 पे 0 होता है, वाई है एक्स है. 0 पे 0 और पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी. इन्फिनिटी को टेंड करता है पाई बाय 2 पे. ऐसे पहुंच, तो ऐसे पैरेलल निकाल दो, पैरेलल दिखेगा. तो बहुत ऊपर चला जाता है, इन्फिनिटी को टेंड करने लगता है. एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 पे. पाई बाय 4 पे कितनी वैल्यू होती है? पाई पाई बाय 2 है, ये पाई बाय 4 है बीच में, ये वैल्यू कितनी है? 1. और यहाँ पाई बाय 3 होगा इससे ऊपर, यहाँ होगी वैल्यू √3. अब जैसे ही 10 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि पाई बाय 2 से ऊपर, तो ये इसकी वैल्यू एकदम से नेगेटिव हो जाती है. नेगेटिव होती है और वो माइनस इन्फिनिटी से आती है ऐसे, और कहाँ जाती है? 3 पाई बाय 2 पे 0 पे. 3 पाई बाय 2 पे नहीं, सॉरी, 3 पाई बाय 2 में. ऐसे करके पाई, पाई कोमा 0 पे, पाई पे 0 हो जाती है 180 डिग्री पे यानी कि. और फिर यहाँ मैं बना देता हूँ 3 पाई बाय 2, फिर 3 पाई बाय 2 पे, फिर से इन्फिनिटी, और माइनस पाई बाय 2 पे ऐसे होता है ऐसे. माइनस पाई बाय 2 पे भी माइनस इन्फिनिटी को जाएगा. ये हमारा हो गया 0,0. तो लिखो इसमें एसिम, ये लिख लिया हमने y इक्वल टू 10x इज पीरियोडिक. पीरियड दिख गया अब हमें. 0 से पाई, पाई के बाद दोबारा से 0 से स्टार्ट होता है, तो दोबारा से वही रिपीट होएगा. ये आगे भी ऐसे ही जाएगा ऐसे. फिर उसके बाद यहाँ से पाई पीरियड होगा इसका, फिर रिपीट करेगा, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा. पीछे भी ऐसे ही जाएगा ये ऐसे, यहाँ से भी यहाँ पर ही पाई पीरियड होगा ऐसे. लिखो एसिम्टोट्स. लिखो एक चीज, ASYMPTOTES, एसिम्टोट्स. Asymptotes of a curve, of a curve, asymptotes of a curve are those values of x, are those values of x which the graph only approaches, are those values of x which the graph only approaches but never touches, but never touches. पहुंच जाता है लेकिन कभी टच नहीं करता. तो हमारे इस केस में जब 10x एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 प्लस है, पाई बाय 2 प्लस मतलब पाई बाय 2 से जस्ट बड़ा, थोड़ा सा बड़ा जस्ट, तो इस पे 10 की कितनी वैल्यू है? माइनस इन्फिनिटी. ये देखो यहाँ जस्ट बड़ा है, यहाँ पर यहाँ माइनस इन्फिनिटी है. और जब 10 की x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस, ये ऊपर माइनस है मतलब पाई बाय 2 से जस्ट छोटा, यानी कि यहाँ, यहाँ कितनी है? प्लस इन्फिनिटी, इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी है 10 की वैल्यू.
प्लस इन्फिनिटी। तो देयरफॉर तो यहाँ कहेंगे हम tan x का tan x हैज वर्टिकल एसिम्टोट ASYMP एसिम्टोट at x equal to pi by 2 at x equal to pi by 2 क्योंकि x equal to pi by 2 but never touches x equal to pi by 2 पे इंफिनिटी पे टेंड कर रहा है, तो ये पहुंच नहीं पा रहा है, बस टेंड कर रहा है, तो इन उन वैल्यूज को एसिम्प्टोट बोलते हैं। नेक्स्ट जैसे ये देखो, एक कर्व, एक ऐसी है, देखो एक कर्व है इस तरह की, मान लो एक कर्व है इस तरह की, ऐसे और ऐसे, और ये नेगेटिव एक्सिस में ऐसे ही है, ऐसे और ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इसके एसिम्प्टोट क्या होंगे? ये एक रेफरेंस लाइन ले रखी है मैंने, y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन है, तो असली कर्व हमारी ये है, ये और ये, तो ये x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, और y इक्वल टू एक्स को भी अप्रोच कर रही है, ये यहाँ से, मतलब मिल नहीं रही कभी, लेकिन अप्रोच कर रही है पैरेलली, मतलब ये इन्फिनिटी पे जाके तक अप्रोच करेगी, ये भी यहाँ पर भी ये माइनस इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगी। तो इसमें क्या होगा, हेयर हेयर y एक्सिस यानी कि x इक्वल टू 0 एंड लाइन y equal to x are both asymptotes are both asymptotes are both asymptotes इन दोनों पे टेंड कर रही है, मिल नहीं रही है, तो ये दोनों एसिम्प्टोट होंगे इसके। ठीक है, वो जो तुमने डेफिनेशन लिखी है अभी एसिम्प्टोट की, यहाँ पर एसिम्प्टोट ऑफ ए कर्व आर दोज वैल्यूज ऑफ y, लिखो से आर दोज वैल्यूज ऑफ y, मैंने शायद x लिखवाया ना, उसे y करो, आर दोज वैल्यूज ऑफ y which the graph only approaches but never touches। जैसे यहाँ पर भी y इक्वल टू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, टच थोड़ी कर रहा है, पहुंच थोड़ी जाएगा इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक कोई पहुंच थोड़ी पाता है, तो इस केस में भी ये इसको अप्रोच कर रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा, इसमें भी y इक्वल टू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी पे वैल्यू जा रही है लेकिन टच तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स, सो लेट्स एंड दिस लेक्चर हियर, थैंक यू।